Assalamu alaikum everybody. I hope you guys are well. Assalamu alaikum Ibrahim. Assalamu alaikum Fahad. Assalamu alaikum Nushe Javano. Assalamu alaikum Abdullah. Assalamu alaikum Harun, Farhan, Iman, Haya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum Fakhir. Assalamu alaikum Farhan. Assalamu alaikum Fatma. Assalamu alaikum Abu Bakr. Asnat, I'm well. Malice's law रिवाइज करा था. अच्छा, उसके बाद मैंने आई थिंक मेरी प्लेलिस्ट है, उसके अंदर एक सवाल है मैलिसिस लॉ पे. देखना जाके. Okay, guys. So, Assalamu alaikum. So this the paper that I'm solving right now, is मैंने कुछ सवाल कराने हैं जो आपको पता होने चाहिए. So इस पेपर को प्लीज डाउनलोड करो और लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से. जल्दी से इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 खोलो और साथ सॉल्व करना शुरू करो. गेट योर कैलकुलेटर्स आउट एज वेल. कैलकुलेटर अपने हाथ में रखें और अभी पूरी जान मार के सवाल करें, दिमाग लगाएं. शाबाश, लेट्स गो. सो जवानों, डेंसिटी का फॉर्मूला सबको आता है. Density is defined as mass per unit volume, so you can write it as mass per unit volume. This is equal to density. Part B में कहता है कि एक पिरामिड है जिसका स्क्वायर बेस है और मास का एक्सप्रेशन गिवन है हमें 1/3 रो h x स्क्वायर. अच्छा, अब वो कहते हैं कि मास का ये यूनिट है, एक्स का ये यूनिट है, एच का ये यूनिट है, वैल्यूज भी गिवन है और परसेंटेज एरर्स गिवन है. द पेपर इज इन द डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड करो इस पेपर को. एंड इफ समबडी कैन आंसर ऑन माय बिहाफ इन द चैट, प्लीज डू सो. पेपर 5 होगा अराउंड 7 o'clock. अच्छा, यहां पे कहता है कैलकुलेट द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन द लेंथ x. एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन द लेंथ x निकालने के लिए हमें सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा कि फॉर्मूला क्या है उसका. देखो, परसेंटेज एरर गिवन है, x की वैल्यू गिवन है. आपको भी पता है दैट परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल्स टू द एब्सोल्यूट एरर इन x divided by the actual value of x into 100%. ये फॉर्मूला सबको मालूम है ना? आदम, अस्सलाम वालेकुम, लव यू मोर. याद है फॉर्मूला? और याद रखो कि तुम लोगों ने आंसर्स हमेशा देख के मार्क्स देखा करो और उससे डिसाइड किया करो क्वेश्चन कितना मुश्किल है, कितना आसान है.
सो परसेंटेज एरर इन एक्स कितना है 5%, इधर 5 लिखो। एब्सोल्यूट एरर इन एक्स को कहते हैं डेल्टा एक्स। एक्चुअल वैल्यू ऑफ एक्स कितनी है 4 इंटू 100%। सॉल्व कर लो इसको। तो जस्ट सॉल्व। सो 5 इंटू 4 divided by 100, the answer that you get for delta x is 0.2. अब अपने आंसर को आप कैसे लिखेंगे, बड़ा जरूरी सवाल है। एरर हमेशा कितने एसएफ पे लिखा जाता है? एरर लिखा जाता है 1 एसएफ के ऊपर। तो हमने एरर को 1 एसएफ पे लिखना 0.2 ना। इससे पहले मैं कुछ बातें डिस्कस करना चाह रहा था, वो मैंने लिखी हुई कहीं पे। हाँ, सो सम नोट्स फॉर पेपर 2 गाइस, इसको बड़े गौर से सुनना। Candidates should be encouraged to give answers to 2 to 3 significant figures for every question. अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वो एरर था। एरर हमेशा 1 एसएफ में देते हैं पेपर 2 में, ये याद रखना। एरर वाई जगह है जहां पे 1 एसएफ में लिखा जाता है, वरना अदरवाइज वैल्यूज 2 to 3 एसएफ में दी जाती हैं। आगे आप कैलकुलेट करोगे असल वैल्यू से पता चल जाएगा। फ्रैक्शंस आर नॉट एक्सेप्टेड। खुदा के वास्ते जब तक वो कहता नहीं है कि फ्रैक्शन में आंसर लिखो, प्लीज फ्रैक्शन में आंसर ना छोड़ना, उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना। अनलेस रेशियो स्पेसिफाइड, वही कि अगर रेशियो कहता है तो फिर फ्रैक्शन में छोड़ो आंसर। जब भी वो आंसर स्पेस में आपको जगह दे और वो कहे कि ब्लैंक स्पेस, और कहे कि यू मे ड्रॉ अ डायग्राम इफ यू विश, प्लीज रिमेंबर केयरफुली ड्रॉन डायग्राम्स विल गेट यू अ लॉट ऑफ क्रेडिट। वो कई दफा आपका आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं होती। मैं हमेशा अपने जवानों को कहता हूँ कि वो जो खाली जगह होती है उसके अंदर एक खूबसूरत सा डायग्राम, वेल लेबल डायग्राम बनाओ और आपका मार्क्स काफी मिल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीब। नीट वेल लेबल डायग्राम्स। और अगेन मैं फिर बताने लगा था कि नंबर ऑफ मार्क्स शोन एंड द अमाउंट ऑफ स्पेस प्रोवाइडेड गिव अ गाइड टू द लेंथ ऑफ द आंसर। सो जिस तरह अभी ये पार्ट मैंने देखा तो 1 मार्क का पार्ट था, 1 मार्क, लिटरली 1 मार्क। तुम्हें पता था ये मुश्किल नहीं हो सकता। सो आपने भी अपने ज़हन में रखना है कि वो मुश्किल नहीं है। सो ट्राई टू स्टिक टू द लाइंस गिवन, डोंट गो बियॉन्ड द लाइंस, बट इफ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ओनली देन गो बियॉन्ड द लाइंस। और एक और चीज, इन क्वेश्चंस लाइक स्टेट एंड एक्सप्लेन, explanation is required. Do not forget that कि स्टेट एंड एक्सप्लेन में हम स्टेट तो कर देते हैं, एक्सप्लेन नहीं करते, क्योंकि एक्सप्लेन का पार्ट मुश्किल लग रहा होता है, तो एक्सप्लेनेशन जरूरी होती है। अस्सलाम वालेकुम मोइज, आई होप यू वेल। और जहां पे वो सवाल में कहता है कि शो करो किसी चीज को, उसमें जितने स्टेप्स आपके रीअरेंजिंग वाले हैं, जितने स्टेप्स आपके रीअरेंजिंग वाले हैं, वो आपने जरा लाजमी दिखाने। अगर आप नहीं दिखाओगे आपके नंबर घट जाएंगे। रोहान कह रहे हैं सर सबसे टफ क्वेश्चंस कहां से आ सकते हैं? कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। टफ क्वेश्चन क्या होता है? टफ क्वेश्चन वो होता है जो टॉपिक आपका कमजोर होता है, वो आपके लिए टफ होगा, किसी और के लिए टफ नहीं होगा। सो द टफ क्वेश्चन वेरीज, बट सम टाइप्स जो मैं अभी आज जो मैं 3-4 सवाल अभी करूंगा इस लाइव में, वो ज्यादातर लोगों को मुश्किल लगे थे, ठीक है। चले लेट्स गो। So we found out the absolute index, 1 mark, easy question. The density is calculated from the measurements in table 1.1. Determine the percentage uncertainty in the density, 2 marks. Jaldi. Let's do it. Density निकालनी है। अब उसने आपको यहां पे फॉर्मूला दे दिया है फॉर डेंसिटी, मास के लिए गिवन है। आप डेंसिटी के लिए इस इक्वेशन को रीअरेंज करोगे और आपने वो रीअरेंज करके हमें दिखाना है। मैं यहां पे कर रहा हूं, गौर से देखना। डेंसिटी को जब सब्जेक्ट बनाओगे तो ये बन जाएगा 3m/h(x²). कर रहे हो ना जवानों मेरे साथ साथ? क्या ये समझ आती है सबको? क्या ये डेंसिटी का फॉर्मूला सबको समझ आता है? डेंसिटी इज इक्वल टू 3m/h(x²). इफ यू मेक रो द सब्जेक्ट, 3 ऊपर गया, h(x²) नीचे आ गया। अब उसने क्या कहा? उसने कहा डिटरमिन द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द डेंसिटी। तो इसी इक्वेशन को रीअरेंज करो। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द डेंसिटी इज इक्वल टू, अब आप मुझे बताओ ये 3 आएगा या इग्नोर करेंगे? परसेंटेज एरर की बात कर रहे हैं। Would the 3 come or will you ignore it? Quickly tell me. शाबाश। Percentage rho is equals to percentage m plus percentage h plus 2 percentage
x. Well done. So percentage error in the density will be equal to percentage m 2%, percentage h 4%, or 2 percentage x plus 2 into 5. So इसको solve करो. 2 plus 4 6, 6 plus 10 16%. अब इस आंसर को वहां पे लिख दो. ये जवाब आ गया आपको. Got it? चलें. Part C. The square base of the pyramid rests on a horizontal surface of a bench. Use data from table 1.1 to calculate the average pressure. Average pressure निकालना है. ये पार्ट लोगों को पता नहीं क्यों मुश्किल लगा था. प्लीज जल्दी से सॉल्व करो इसको. Find out what is the average pressure. So what is pressure? How do you calculate pressure? Pressure is force per unit area. अब फोर्स क्या होगा? इसका अपना वजन, इसका अपना वेट, which is mg over area. अब उसने बताया था क्वेश्चन में कि स्क्वायर बेस है, so area is going to be x square. Got it? अब इसका मास कितना है? मास देखिए. रोहान पेपर डाउनलोड कर लो ना बच्चे, पेपर का लिंक मैंने दिया हुआ है. इसका मास कितना है? 19.5 ग्राम्स. इसका यूनिट देखो, वो पैस्कल में कह रहा है. सो ग्राम को कन्वर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? Will we get marks for ECF? Yeah, you do, of course. Shabash Manu. Why x square? Because they said that it's a square base. So square base का मैं एरिया कैसे निकालूंगा खतीजा? इसका एरिया कैसे निकालेंगे? बेस एरिया x स्क्वायर. सही है. सो मास है आपका 19.5 ग्राम, जिसको केजी में कन्वर्ट करेंगे. 19.5 into 10⁻³ टाइम्स 9.81 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर. आपको पता है x was 4 सेंटीमीटर्स, तो आपने उसको लिखना है 4 into 10⁻⁻² होल स्क्वायर. सॉल्व करो इसको. कैलकुलेटर में अपने हाथ से करें ताकि आपको यकीन है कि आपका आंसर ठीक भी आ सकता है. 4 into 10⁻² होल स्क्वायर. जो लोग अपने हाथ से आज क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे ना, और सिर्फ मार्किंग स्कीम को बस देखे जाएंगे कि हम हाँ बस ये लिख लिया ना, ये ऐसे होगा, आपका कल पेपर जाके खराब हो जाना है. अपने हाथ से आंसर निकालें. The answer that I'm getting is 119.55. So your answer should be 120 pascals. आदम, तुमने सेंटीमीटर को मीटर में नहीं कन्वर्ट किया होगा. Well done. अब्दुल्ला श्योर, इनका ए लेवल हो जाए उसके बाद मैं भी सीखूंगा आपके साथ. क्वेश्चन नंबर 2. सही है. सो आंसर याद रखो, 119.55 इज 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स. मैंने कहा था मेरा जवाब 2 से 3 SF में होना चाहिए, सो इसलिए मैंने अपना जवाब को 120 pascals लिखा है. सही है. सो दैट शुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ जल्दी से. शाबाश. क्वेश्चन नंबर 2 करो. ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये काइनेमैटिक्स को और वर्क एनर्जी पावर को कंबाइन करके, मैं वो फाखिर टिप्स एंड पे बताऊंगा. ये जैसे ये लाइव स्ट्रीम खत्म होगी ना बिल्कुल एंड पे, उस पे बताऊंगा. और अगर टाइम ना बचा तो फिर मैं वो स्टोरीज लगा के बताऊंगा, क्योंकि मेरा पेपर 5 है. इसके बाद उनको भी मेरे साथ टाइम गुजारना है, तो टाइम थोड़ा कम है आज. A person uses a trolley to move suitcases at an airport. Guys, read the question. Do it yourself. शाबाश. इसके अंदर भी ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे. मैंने क्वेश्चन इसलिए किया कि एंड वाले पार्ट में आके फिर लोग फंस जाते हैं. A person uses a trolley to move a suitcase at an airport. जो ट्रॉली नहीं होती,
जो एयरपोर्ट पे चलाते हैं. The total mass of the trolley and suitcases is 72 kgs. अच्छा. The person pushes the trolley and the suitcases along a horizontal surface with a constant speed of 1.4 meters per second. So ये ट्रॉली है जिसको वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में with a speed of 1.4 meters per second. The release and then releases the trolley. अच्छा छोड़ देता है वो, मतलब वो जिस तरह होता है ना, हम अपने बहन भाई को बिठा के ट्रॉली उठाते हैं और छोड़ देते हैं फिर पुश करके. The release trolley moves in a straight line and comes to rest. So finally this trolley comes to rest. Assuming that the constant total resistive force opposing the trolley is 18 newtons. So वो फोर्स जो ट्रॉली को अपोज कर रही है, रोक रही है, वो 18 न्यूटन है. What is the power required to overcome the total resistive force when they move with a constant speed of 1.4? तो आपको पता है, शाबाश, well done जवानों. Power is F into V. 2 मार्क्स है, 2 लाइनों का जवाब होना चाहिए. Power is force into velocity. Force is 18, velocity is 1.4. ईमान, आप पेपर 2 की अच्छी बात होती है, आप सॉल्व करते रहते हो. सो अगर आप किसी पार्ट में फंस गए हो तो मैक्सिमम 2 मिनट्स लगाओ या 3 मिनट्स लगाओ, उससे ज्यादा नहीं. 18 into 1.4 करो, your answer will be 25.2. आप 25.2 भी लिख सकते हो, आप 25 भी लिख सकते हो, दोनों आंसर्स हमें कबूल है. Calculate the time taken for the trolley to come to rest. बताएं जी कौन सी इक्वेशन लगाएंगे यहां पे? Time taken for the trolley to come to rest. शाबाश. What equation will you apply? जल्दी सॉल्व करो इसको. पार्ट 2, पार्ट बी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जल्दी जल्दी करो. मैं जल्दी से इसका लिंक लगा दूंगा, ये ना हो कि बच्चे वेट कर रहे हो कि जी वो हमें लिंक आ जाएगा. ना वो देखो मैसेजेस आ रहे हैं. अच्छा एक सेकेंड, लेट मी कॉपी दिस एंड put up a story. Hey guys, I'm live on YouTube right now solving the AS paper so that you can have practice and some revised concepts. I am attaching the link here. If you don't have VPN, please make sure that you have access to some VPN through which you can access the YouTube link. Link and paste. Okay. YouTube Live. Yes. Good. अच्छा, अब देखो, to solve this question, तुम लोगों को ये सोचना था कि हमने निकालना है टाइम टेकन, करेक्ट? हमारे पास फाइनल स्पीड है, हमारे पास इनिशियल स्पीड है, हमारे पास टाइम नहीं है. मुझे ये पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू ओवर टी. मुझे सिर्फ a मिल जाए ना, एक्सेलरेशन मिल जाए किसी तरीके से, तो मेरा जवाब निकल आएगा. मेरा टाइम का फॉर्मूला बन जाएगा v माइनस यू ओवर a. आई हैव v, आई हैव u, आई जस्ट नीड टू फाइंड a. f इज इक्वल्स टू ma लगाते हैं. हमारा जो फोर्स हमें जो रोक रहा था वो था 18, जो मास हम पुश कर रहे थे वो था 72. तो 18 ओवर 72 करो तो यहां से तुम लोगों के पास एक्सेलरेशन आ जानी चाहिए, which is 0.25. So v was 0, initial speed was 1.4 and the acceleration was 0.25. So 1.4 divided by 0.25. The answer that I'm getting is 5.6 seconds. और अगर आपका नेगेटिव आंसर आ जाए, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है. उसकी वजह यह है कि टाइम स्केल होता है, टाइम के अंदर डायरेक्शन नहीं आता. और दूसरी बात, ये डिसेलरेट कर रहा है तो आप एक्सेलरेशन के साथ माइनस का साइन भी लगा सकते हो, स्लो डाउन कर रहा है. सो एक्सेलरेशन को नेगेटिव अगर लिख दोगे तो टाइम खुद ही पॉजिटिव आ जाएगा. वैसे आप टाइम को पॉजिटिव, नेगेटिव आंसर भी आ रहा हो तभी पॉजिटिव लिख दिया करें. 9.81 क्यों नहीं किया? 9.81 इसलिए नहीं किया क्योंकि 9.81 होता है ईमान
जब ट्रॉली सीधी आपने आसमान से फेंकी हो नीचे, एयरपोर्ट में आसमान से नीचे तो नहीं फेंकते ना बच्चे, जमीन पे चलाते हैं। तो जब जमीन पे चलाओगे तो आपकी एक्सेलरेशन 9.81 नहीं होगी, 9.81 इज वर्टिकली डाउनवर्ड, मैं ट्रॉली को फेंक नहीं रहा नीचे। और 9.81 भी तब होती है जब एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगी, बात याद रखना, ठीक है। अब आप 40 आ रहे हैं, इज दैट फाइन? या दैट्स गुड। पार्ट बी देखो जवानों, एट another place at another place in the airport, the trolley and the suitcases are on a slope as shown in figure 2.1. The person raises the trolley from rest at point X. The trolley moves down the slope in a straight line towards point Y. The distance along the slope between points X and Y is 9.5 meters. अच्छा, अब वो कहता है जी the component of weight along the slope is 54 newtons. ठीक हो गया. Assume that a constant resistive force of 18 newton acts on this trolley. Calculate the speed of the trolley at point Y. बताएं जी कैसे करेंगे? हाँ exactly. Yeah, you're right, Fakhir. How do we find the time, the speed? हमने यहाँ पे स्पीड निकाल दी. He's releasing the trolley from rest, so U is 0. इक्वेशन कौन सी आपकी? हाँ, वेल डन हसीब. आपके ज़हन में जो इक्वेशन आनी चाहिए वो है कि देखो फाइनल स्पीड निकालनी है, इनिशियल स्पीड 0 है, सिर्फ मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, एस की वैल्यू मेरे पास है, और एक्सेलरेशन निकालना कौन सा मुश्किल काम है, उसके लिए मैंने यूज करना है एफ माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि मेरे पास फॉरवर्ड फोर्स भी है, मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स भी, दोनों ही है. फॉरवर्ड फोर्स कितनी है? वो फोर्स जो आपको नीचे लेके जा रही है वो कितनी है? वो है 54. फ्रिक्शन फोर्स कितनी है? 18. मास कितना है इस चीज का? मास तो वही था 72, वही ट्रॉली थी ना, इनटू ए. सो यहां से एक्सेलरेशन निकाल लो, 54 minus 18 divided by 72. Acceleration turns out to be 0.5 meters per second square. अब इसको तो डाल दो. So v square minus u square, u is 0 because initial speed was 0, is equals to 2 into 0.5 into s. S is 9.5. So करो solve, into 2 into 9.5. So तो 9.5 v square is equals to 9.5 और under root करो आंसर का. Guys, are you getting 3.08 meters per second? Which is like 3.1. Well done, Abu Bakr. शाबाश, बहुत आला. अपने आप को मुबारकबाद दें कि आपसे ये सवाल हो रहे हैं. Okay, don't and carry this confidence tomorrow. Don't be nervous. Don't be nervous. When you're nervous, you make mistakes by default. तो अगर आपका जवाब सही निकल रहा है, अपने आपको मुबारकबाद दें, शाबाश कहें अपने आपको, और कहें मैं अभी कर सकता हूं तो मैं बाद में कर सकता हूं, कल भी कर लूंगा मैं. अब कैलकुलेट द वर्क डन फॉर दिस मूवमेंट ऑफ द ट्रॉली फ्रॉम एक्स टू वाई. वर्क इज फोर्स इन डिस्टेंस. हमजा भी बताया था 40 ऊपर नंबर, ठीक है भाई, नजर ना लगवा लेना अपने आपको. वर्क इज फोर्स इन डिस्टेंस. उसने कहा वर्क डन बाय एफ. एफ वाज 54 न्यूटन्स, द डिस्टेंस इज 9.5. सो 54 न्यूटन को मल्टीप्लाई करना है विद 9.5 एंड द आंसर दैट वी गेट इज 510 जूल्स. अयान मलिक, क्या समझ नहीं आया? वेल डन. Why will we not component F for the resultant force? उसने पहले ही बताया हुआ है कि F जो है, इस स्टेटमेंट को फिर से पढ़ो, कहता है the component F of the weight. F is already the component, फहद. So F एक ऑलरेडी component है. वो जो weight था, वो तुम सही सोच रहे हो कि weight के दो components थे,
उसने ये वाले कॉम्पोनेंट का नाम पहले से ही एफ रखा हुआ और बता रहा है कि वो एफ जो है वो 54 है। वो इस बात आ जाओ। सो एफ की वो एफ इज ऑलरेडी अ कंपोनेंट, कंपोनेंट का कंपोनेंट तो नहीं बनता ना। चलो आगे। पार्ट 3, द ट्रॉली इज रिलीज्ड एट पॉइंट एक्स एट टाइम t00, ऑलराइट, ऑन फिगर 2.2। अब जवानों सोचने वाला सवाल है, सोचने वाला सवाल है। अच्छा बच्चा इसका जवाब देगा थोड़ा सा सोच के, जो नहीं सोचेगा वो जवाब इसका बस तुक्का ही मारेगा। फिर सोचो कि वर्क डन का क्या ताल्लुक होता है विद टाइम। शाबाश, वर्क डन का क्या ताल्लुक होता है विद टाइम, वो सोचें। नाइन पॉइंट फाइव के बाद वाली कैसे आएगी? 5.5, 554 इंटू 9.5 करना है ना, विच इज लाइक 513। आप 513 भी लिख सकते हो, आप 510 भी लिख सकते हो। On figure 2.2, sketch a graph to show the variation with time of the work done by F for the movement of the trolley from X to Y. So how does the work done change with respect to time? Inverse relation, अच्छा। पाके कह रहे फोर्स इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इंक्रीजेस, सो पावर इंक्रीजेस। या ओके, लेट्स ट्राई। हमारे पास पीछे से क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है ऑलरेडी। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये है कि हमारी स्पीड जो है वो इंक्रीज कर रही है। स्पीड इज इंक्रीजिंग। गाइस, डू यू अंडरस्टैंड दिस? अगर थोड़ा सा पीछे जाओ, यहां पे स्पीड 0 थी, फिर स्पीड 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, करते करते वो स्पीड जो है वो 3.1 हो गई। स्पीड बढ़ रही है डाउन एज यू गो डाउन। अच्छा, अब मुझे बताओ कि जब स्पीड बढ़ेगी तो क्या काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी या नहीं होगी? यस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी या नहीं होगी? होगी ना। और वर्क डन जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, करेक्ट? वर्क डन जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, और काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। सो वर्क is equals to kinetic energy, which is equals to half mv square. So work done is proportional to speed square. So मुझे ये समझाओ कि जब स्पीड इंक्रीज होगी, जब स्पीड इंक्रीज होगी तो वर्क डन ने तो इंक्रीज होना ही होना है, ये तो सबको समझ आ रही है। लेकिन मुझे बताएं, ये स्क्वायर है, क्या आपको डायरेक्ट रिलेशन नजर आता है या इनवर्स नजर आता है या एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग रिलेशन नजर आता है? बताएं। आपका वर्क डन बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रही है, वर्क डन बढ़ रहा है। अब अगर स्पीड कांस्टेंट होती, वर्क डन कांस्टेंट होता। स्पीड लिनियरली इंक्रीज होती, वर्क डन लिनियरली इंक्रीज होता। अगर स्पीड स्क्वायर के साथ है, स्क्वायर हमेशा कर्व होता है, सो हमारी स्पीड तो इंक्रीज कर रही है नीचे आते हुए। सो आपने यहां पे याद रखना है कि आपने जो कर्व बनाना है वो यूं बनाना है, और उसकी वजह मैंने आपको समझाई।
उसकी वजह मैंने आपको ये समझाई कि आपका जो वर्क है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है, और वर्क देयरफॉर इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। अब आप अपने सवाल पूछो जी, व्हाई डिड वी नॉट यूज एफ इज इक्वल टू एम। अच्छा, एफ इज इक्वल टू एम से मुझे क्या मिलेगा? मेरा तो वर्क और टाइम का क्वेश्चन है। गॉट इट? कोई और, किसी किसी और ने मुझे बताओ, किसी और ने कोई और फॉर्मूला लगाया हो जिससे उसका आंसर गलत आ रहा हो? लाइक फॉर एग्जांपल मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि डायरेक्ट रिलेशन है, बिकॉज दे वर थिंकिंग दैट वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, है ना? वो ये सोच रहे थे वर्क डन इज फोर्स इन डिस्टेंस, और देन दे वर थिंकिंग दैट आई डोंट नो व्हाट वर यू गाइस थिंकिंग। सो वो प्रॉबली ये कर रहे होंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, और डिस्टेंस को लिख रहे होंगे एज स्पीड इनटू टाइम। सो एफ ई टी। किसी के ज़हन में ये सवाल आया था? किसी के ज़हन में ये सवाल आया? ये वाला तरीका सॉल्व करने का आया? मुझे ये बताओ कि इस प्रोसेस में गलती क्या है? एग्जैक्टली exactly, आप ये तो यूज ही नहीं कर सकते। ये वाला स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम तो चलता ही तब है जब एक्सेलरेशन जीरो। भाई आप स्लो पे हैं, आपकी एक्सेलरेशन जीरो थोड़ी है, और ना आपकी स्पीड कांस्टेंट है, ना आपकी स्पीड कांस्टेंट है, ना आपकी एक्सेलरेशन जीरो है, इसलिए ये वाले चक्कर नहीं चल सकता। सो इसलिए हमें पता चल जाता है जवाब कि आप जब वो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना शुरू करते हो, 2 मिनट के लिए सोचते हो कि यार क्या ये चीजें कांस्टेंट हैं, उससे आपको जवाब मिलता है। अब सिर्फ आपके जहन में एक कंफ्यूजन रह जानी चाहिए कि वर्क डन शुड इंक्रीज लिनियरली और नॉन लिनियरली। उसका मैंने आपको बता दिया कि आप देखो कि स्पीड के साथ क्या हो रहा है। स्पीड का साथ जो होगा वो वर्क डन होगा, तो स्पीड स्क्वायर है तो वर्क डन इज गोइंग टू इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। इनवर्स का ग्राफ लुक्स लाइक दिस। दिस इज व्हाट एन इनवर्स ग्राफ लुक्स लाइक। अच्छा, पार्ट सी पढ़े जवानों। टाइम का क्या रिलेशन है वर्क से? वो सिंपली ये पूछ रहे हैं आसान अल्फाज में आपसे कि जैसे जैसे टाइम टाइम बढ़ेगा, मुझे ये बताओ वर्क डन के साथ क्या होगा। आपने टाइम के बारे में नहीं सोचना, आपने देखना है कि वर्क डन के साथ क्या हो रहा है। सो वर्क डन इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली बिकॉज योर स्पीड इज इंक्रीजिंग। Alright, अब part C पे आओ। The angle of the slope in B is constant. The frictional forces acting on the wheels are also constant. Explain why in practice it is incorrect to assume that the total resistive force opposing the motion of the trolley and the suitcase is always constant. क्यों गलत है ये सोचना? हाँ, शाबाश। Because the resistive force, for example, air resistance is proportional to the speed of the object. So as speed increases, resistive force will increase. Got it? Make sense? Is this clear, everyone? Question number 3 देखो जल्दी से। Hurry up. Question number 3 देखें। A pendulum consists of a solid sphere suspended by a string from a fixed point P as shown in figure 3.1. This sphere swings from side to side. At one instant, the sphere is at its lowest position X, where it has this kinetic energy of 0.86 joules and momentum 0.72 Newton seconds in a horizontal direction. A short time later, it reaches this point Y, where it is momentarily stationary at a maximum vertical height H. The string has a fixed length and negligible weight. Air resistance is also negligible. On figure 3.1, draw a solid line to represent the displacement. Bataye ji, how will we show the displacement? Shabash. How will you find the displacement, guys? Tell.
Draw a solid line to represent the displacement of the center of the sphere at y from position x. आपको पता है displacement is always a straight line like this. Show that the mass of the sphere is 0.3 kg. अच्छा, कैसे शो करेंगे? और इसका नंबर देखिए, नंबर भी इसके 3 है. शो करना है. क्या आप सबको मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है which is p square over 2m? याद है सबको? ये प्रूव करने को आ सकता है. काइनेटिक एनर्जी इज p square over 2m. काइनेटिक एनर्जी है 0.86 is equals to मोमेंटम है 0.72, इसका स्क्वायर over 2m. सो 2m को सब्जेक्ट बनाओ या m को सब्जेक्ट बना लो और सॉल्व करो. 0.72 square divided by 2 into 0.86. The answer that we get from here is 0.301, जिसको आप कह दोगे 0.30 kg, और इसको m is equal to ये लिख दोगे. प्रूव कैसे करना है? प्रूव इस तरह होता है कि काइनेटिक एनर्जी का देखो फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर. सबको मालूम है. मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी. आप लोगों ने किया हुआ है. मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम ओवर मास. इसको उठाओ और इधर डाल दो और आपका प्रूव हो जाएगा. गॉट इट? सो इसको डालो इसके अंदर. सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 of m into velocity की जगह लिख दो p over m whole square. So you'll get 1/2 of m into p square over m square. ये कट जाएगा. You'll get p square over 2m. This is kinetic energy. Make sense, everybody? अब जल्दी से हाइट h कैलकुलेट करो. Calculate this height h. So उसने आपको बता दिया है कि जब वो y पे पहुंचता है इट इज मोमेंटरली स्टेशनरी. y पे उसकी स्पीड 0 हो जाती है. x पे उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी which was 0.86. y पे उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 हो गई है. सो y पे उस एनर्जी के साथ क्या हुआ होगा? वो सारी की सारी एनर्जी कन्वर्ट हो गई होगी इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. सो यू विल से लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. नाउ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना है? 0.86 से स्टार्ट हुआ, 0 पे खत्म हुआ. सो द लॉस इज 0.86 माइनस 0 या 0.86 सिंपल is equals to mgh. यहां से हाइट निकालो. So 0.86 divided by, अब इसका मास कितना है वो हमने पीछे प्रूव किया हुआ है 0.30. So 0.30 into 9.81. So 0.86 divided by 0.3 into 9.81. Your answer will be 0.292. आप 0.29 लिख दें, 292 लिख दें. अच्छा, मैं एक बात यहां पे बताऊं कि देखो इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए मुझे पीछे वाले पार्ट को यूज करना पड़ा जिसके अंदर मुझे मैथ्स निकालना था. और वो वाला पार्ट ये था कि शो करो कि मैथ्स का ये स्फीयर है. और से देखो, अगर तुम लोगों से कल खुदा ना खासा पेपर में शो नहीं होता कि मैथ्स ये, तो प्लीज अगले पार्ट को मिस आउट ना कर देना. अज्यूम करना कि तुमने वो शो कर लिया है और नेक्स्ट पार्ट के बारे में सोचना अच्छा कि जी वो हाइट निकालनी है तो ये क्या होगा. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आपसे वो शो नहीं हो रहा, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पार्ट जरूर सॉल्व कर लो, अज्यूम ये करते हुए कि मैंने वो शो कर दिया था. खाली नहीं छोड़ना. पार्ट डी, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P and the center of the sphere is 0.93.
So the distance between point P किधर है? अच्छा, this distance is 0.93, and when the sphere is at point Y, the string is at an angle theta is equals to 47. और वो कहता है कि जी बताओ, ये शो करो कि ये एंगल जो है ये वाकई में 47 है. So मैं इसको रब करूं. अब हमने ये शो करना है कि ये एंगल जो है ये 47 है. ये कैसे करेंगे? How do we do that? What have we found? We have just found height h. We found this height. So guys, कैसे करेंगे? शाबाश. देखो कितने मार्क्स हैं. एक नंबर है. सो एक नंबर मुश्किल नहीं हो सकता, याद रखना. इट कैन नॉट बी डिफिकल्ट. मुझे ये बताओ, अगर ये बॉल इस हाइट तक आ गई है तो ये हाइट कितनी होगी? ये लेंथ, ये कितना होगा? आपने हाइट एज निकाल लिया ना. हाइट एज आपके पास आ गया था 0.29. सो दिस इज 0.29. मुझे ये बताओ, व्हाट इज दिस लेंथ? This is going to be 0.93 minus 0.29, correct? So this is going to be 0.64 meters. है ना? अच्छा, और ये लेंथ कितना है? What is this length? ये तो वो तो एक्चुअल स्ट्रिंग की लेंथ है. ये तो फुल स्ट्रिंग है जो टेढ़ा हो गया था. फुल स्ट्रिंग की लेंथ क्या थी? 0.93. अब बताओ जवानों, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, तो हम इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? साइन, कॉस या टैन? So you will do cos theta is equals to perpendicular over hypotenuse. नहीं, some curly base over hypotenuse. So cos theta is equals to 0.64 divided by 0.93. So 0.64 divided by 0.93 और इसका कर दो cos inverse. So theta turns out to be 46.5 degrees. वो जस्ट उसने कहा था कि 47 शो कर दो, तो आप यहाँ पे थीटा को तो 47 लिख दोगे. सो आपने ये वाली वर्किंग जो है, दिस वर्किंग यू हैव टू शो अस over here. For the sphere at position Y, calculate the moment of its weight about point B. मोमेंट का सवाल आ गया. शाबाश, मोमेंट करें. वेल डन गाइस, मोमेंट निकालें. मोमेंट क्या होता है? मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो योर वेट इज एक्टिंग एट दिस पॉइंट. And what is the perpendicular distance from the pivot? This is your perpendicular distance from the pivot. This distance D. अब ये distance D कैसे निकालोगे? जल्दी से बताओ. How will you find D? Shabash. Well done. How did you get the reduced length? How did the length reduce become? हाँ, so फाखिर देखो, ये बॉल यहां पे थी, ये यहां पे चलेगी. स्ट्रिंग की लेंथ तो 0.93 रही ना, सिर्फ इसकी वर्टिकल हाइट कम होगी. पहले वर्टिकल हाइट 0.93 थी, अब ये बॉल ऊपर आ गया, अब इसकी वर्टिकल हाइट कम होगी, लेकिन जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो वही रहेगी. हम ही डिस्टेंस डी कैसे निकालेंगे जवानों? यहाँ पे आपको पता है ना कि आप वो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो. हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. सो 0.93 स्क्वायर इज इक्वल्स टू base square plus perpendicular square. So 0.93 square minus 0.64 square or under root. So the distance turns out to be 0.67 meters. Now you have the weight.
moment का formula, force into distance. Force is mg. We have the mass, which is 0.30. So mg into d, 0.30 into 9.81 into the distance d, और वो distance d हम निकाला हुआ है 0.67. So यहाँ multiply करो with 0.67. शाबाश, सॉल्व करें. यस, अजान भी हो रही है. अजान का हम 1 मिनट के लिए वेट करते हैं. आप पार्ट एफ सॉल्व कर लो तब तक. Oops, sorry. So I was saying, is it an equilibrium? मैं क्या guess करो मैं क्या बोल रहा था? Is it an equilibrium or not? So since resultant moment is not zero, the sphere is not in equilibrium. Perfect, makes sense. पेपर 5 करेंगे यूसुफ इसके बाद. ये पेपर इनका खत्म हो जाए. 2 सवाल रह गए इनके. 4 नहीं, एक्चुअली 3 रहते हैं, बट आखिरी वाला इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. सो 2 सवाल रहते हैं इनके टेक्निकली. उसके बाद हम पेपर 5 करने लगे. गाइस जल्दी से नमाज ब्रेक ले लें for 5 minutes. I let this meeting on and let's take a 5 or 10 minute namaz break and then let's rejoin. Namaz break. हाँ हारून, वो मैलिसिस लॉ जो है ना, मैं निकालता हूँ उसको. मैं करूंगा ये कि मैं उसको उसके छोटे से एक मैंने कुछ क्वेश्चन अगर सॉल्व किए होंगे ना, मैं वो लगा दूंगा अगर मैं आज के दिन अभी इस पेपर में ना कर पाया. उससे तो मैं एटलीस्ट पूरा आइडिया हो जाएगा मैलिसिस लॉ का सवाल कैसे करना है. नमाज ब्रेक, वी स्टार्ट एट 7:10.
हाँ जी जवानों, are you guys back? 2 minutes. Maybe we'll restart. We don't have to resolve weight for a moment. नहीं, क्योंकि देखो ना, फोर्स और डिस्टेंस का परपेंडिकुलर होना जरूरी है. वेट इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड, चाहे बॉल इधर हो चाहे बॉल इधर हो. सो वेट हमारे पास है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने निकालना था, वो हमने निकाल लिया. Arshia, we're just left with 2 questions and then we are starting with P5. हाँ, पोलराइजेशन वाला मैं समझा देता हूँ. मैं इसमें चाह रहा था कि पोलराइजेशन का कोई क्वेश्चन हो. कैन समबडी सेंड मी अ क्वेश्चन ऑन पोलराइजेशन लाइक फ्रॉम द पास्ट पेपर्स अभी? तो मुझे ईयर और पेपर बताओ, एग्जैक्ट बताना, तो उससे वो एटलीस्ट पोलराइजेशन कोई प्रैक्टिकली तुम लोग सीखोगे कि उसको इस्तेमाल किस तरह करना है. We're at, I think it's going to take us like the next 30 minutes. All right, guys. So it is 7:10. Let's do question number 4. Question 4 में कहता है, what is meant by wavelength for a progressive wave? बताएं जी, क्या डेफिनेशन होती है? डेफिनेशन प्लीज रिवाइज कर लेना, कल ये ना आपको डेफिनेशन भूल रही हूँ. मार्च 2023 में मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप देख सकते हो. It is the distance between two consecutive wave fronts. The distance between two consecutive wave fronts. Part B, a light from a laser has a wavelength of 460 nanometers in a vacuum. Calculate the period of the wave. 3 marks. बताएं जी, how will you do this? टाइम पीरियड निकालना है, वेव लेंथ आपको दे रहा है और कह रहा है लाइट वेव है, मतलब आपको पता है कि वो लाइट है, विजिबल लाइट है. क्या करेंगे? आप कहेंगे V is equals to F lambda. Because it's light, so the speed will be 3 into 10 to the power 8 is equals to frequency into wavelength 460 into 10 to the power -9. यहाँ से frequency निकाल लो. So 3 into 10 to the power 8 divided by 460 into 10 to the power -9. The answer that I get for frequency is 6.52 into 10 to the power 14. This is my frequency. और time period कैसे आएगा? Time period is 1 over frequency. So 1 over 6.52 into 10 to the power 14. कर दें, inverse कर दें इसको. The time that you get is 1.53 into 10 to the minus 15. बिल्कुल मीटर में करना है, इसलिए तो मैंने नैनो को कन्वर्ट किया, 10 की पावर -9 लिखा है. Is the screen stuck? Oh, okay, sorry. Give me a sec. Here you go. Can you guys see it now?
सो क्लियर हो गया सबको? अच्छा, part C. The light from the laser is incident normally on a diffraction grating. Describe the diffraction of light waves at the grating. क्या होता है? लाइट जब गिरती है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर, तो आपको पता है ना क्या बनता है उसके बाद? उसके बहुत सारे ऑर्डर्स बन जाते हैं. So when the wave passes through the slits, it spreads into different orders, जिसको आप ये बोल सकते हो geometric shadows. The distance between two adjacent crests and troughs, हाँ ये भी ठीक है, कह सकते हैं. For a progressive wave, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं. बिल्कुल वो फॉर्मूला डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं. Part D. A diffraction grating is used with different wavelengths of visible light. The angle theta of the fourth order maximum from the zero order is measured. The variation with wavelength of sine theta is shown. अच्छा, फॉर्मूला क्या था आपका? d sin theta is equals to n lambda. So आपको पता है कि sin theta is proportional to lambda because वो कह रहा है कि n की वैल्यू 4 है, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी चेंज नहीं कर रहा, ये भी कांस्टेंट है. So sin theta is proportional to lambda. Together, the gradient of the graph is g. Determine an expression in terms of g for the distance d between the centers of the two adjacent slits. D के लिए expression निकालना. So d sin theta is equals to n lambda. So d will be n over sin theta into lambda, correct? And d is going to be, गौर से देखना, lambda over sin theta into n. और n की वैल्यू क्या है? उसने आपको बताया हुआ 4 है, क्योंकि उसने कहा n is 4. और अब आप मुझे बताओ कि इस लाइन का जो ग्रेडियंट होता है उसको कैसे लिखते हैं? ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट इज राइज ओवर रन, है ना? राइज एक्सिस पे लिखा हुआ है साइन थीटा, रन एक्सिस पे लिखा हुआ है लैम्डा. सो दिस इज ग्रेडियंट. अब यहां पे क्या लिख रहे हैं? लैम्डा ओवर साइन थीटा, तो दैट्स 1 ओवर ग्रेडियंट. तो अगर मैं लिखूं लैम्डा ओवर साइन थीटा, दैट्स गोइंग टू बी 1 ओवर ग्रेडियंट. सो lambda over sine theta is 1 over gradient into n. So that's like 1 over g into n. N की value of 4. So this is going to be 4 over g. Is this clear, everyone? Paper 5 मैंने बताया अभी, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है. इसके बाद उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं. फातिमा, या right after this one. ये बस इनका आखिरी इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन रह गया, फिर हम करने लगे. क्विकली गाइस, आप देख रहे हो ना ये बेचारे, इनका A2 वालों का भी कोई ख्याल करो, स्पीड में करो. So D is 4 over G. Brilliant. On figure 4.1, sketch a graph to show the results that would be obtained for the second order maximum. Second order maxima के लिए the formula for D will be 2 over G. Correct? या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हो कि जो ग्रेडियंट है इस लाइन का, दैट विल बी 2 ओवर डी. जो पिछली लाइन थी उसका ग्रेडियंट था 4 ओवर डी. तो मुझे बताओ, कंपेयर करो, ये जो नई लाइन है इसका ग्रेडियंट ज्यादा होगा या कम होगा? Why 1 over gradient? ये क्योंकि sin theta over lambda is rise over run, which is gradient. So हमारा एक्सप्रेशन तो lambda over sin theta बन रहा है. lambda over sin theta करोगे तो यहाँ पे gradient को इन्वर्ट करना पड़ेगा ना.
सही है. So that is how we get 1 over G और यहाँ पे 4 आ गया. So D was equal to 4 over G. तो मैं यहाँ पे 4 over G लिख भी देता हूँ. So जो gradient है वो बन जाएगा 4 over D. अब gradient आ रहा है 2 over D. So मुझे ये बताओ 2 over D और 4 over D में से जो नया gradient है, is this less or more? It's less. It's less. Exactly. कम होगा. Number कम हो गया. So the line is going to be less steep. 2 upon D. सर कॉलम वर्किंग करने से मसला नहीं. कॉलम वर्किंग क्या होती है? What is column? Like when you solve like this? No. So हमारी जो लाइन बननी है जवानों नई वाली, it should pass through the origin. Where is my scale? Yeah, here it is. Can you guys see my scale? So if you notice, this line is passing through the origin. So the new line will also pass through the origin. Iman, I haven't decided yet. The new line is also going to pass through the origin. Lekin it's going to have a lesser gradient, so it's going to be less steep. Got it? Is this clear? So this is my line. ध्यान से बनाना, अपना रूलर पकड़ो. जो नई लाइन बनानी है उसको ऐसे बनाना है कि वो ओरिजिन में से ही गुजरे. So it's going to be like this. Graph with pencils. Yes. चलो जी आगे आ जाओ. Question number 5. Last question. State Kirchhoff's second law. क्या कहता है जी किरचॉफ का सेकंड लॉ? मुझे बताओ किरचॉफ का सेकंड लॉ किस चीज पे डिपेंडेंट है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, किस पे डिपेंडेंट है? ओरिजिन से गुजरना इसलिए जरूरी है बिकॉज दे हैव अ डायरेक्ट रिलेशन. बताएं जी. सेकेंड लॉ. वेल डन. सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लोको. और क्या कहता है किरचॉफ का सेकेंड लॉ? दैट the potential difference या the potential drops या अगर प्रॉपर्टी लिखें इसको, इसकी डेफिनेशन को, तो वो ये होगी the sum of EMFs in a closed loop is equal to the sum of potential differences in that loop. Well done. Part B पे आ जाओ. A battery has an EMF of 4 volts, internal resistance 0.35. The battery is connected to a uniform resistance wire XY, fixed resistor of resistance R. Wire XY की resistance 0.9 ohms है. Potential difference across XY is 1.8. What is the current? So current is voltage over resistance.
voltage is 1.8, resistance is 0.9. So karo ji 1.8 over 0.9. The answer that you get for this is 2 amperes. Done? First part? Well done. Second, the number of free electrons that pass a point in a time of 45 seconds. So current is rate of flow of charge, which is NE over T. So current is N over T into E. This is the number of free electrons that pass a point per unit time. So उसने कहा time 45 seconds है, बताओ number of electron कितने? So current into time over E. Current है 2, time है 45 seconds का, charge on electron 1.6 into 10 to the minus 19. Solve. So 2 into 45 divided by 1.6 into 10 to the minus 19. The answer that we get for this is 5.6 into 10 raised to the power 20. This is the number. Resistance R nikalna. You have to find what is the value of this resistance. अब आपने देखें जो पीछे आपने जो चीजें सॉल्व की हैं, आपने ये निकाल लिया कि करंट एक्स वाई में कितना है. मुझे बताओ अगर एक्स वाई का करंट निकाल लिया है तो मैं अगर ये पूछूं कि इस पॉइंट पे करंट कितना है तो वो कितना होगा, बताएं जी. नहीं मुस्कान, why would I forget my own graduates? मुझे बताओ यहां पे करंट कितना होगा, इधर करंट कितना होगा, इधर करंट कितना होगा, इधर करंट कितना होगा, बताएं करंट कितना होगा. ये आपने तो ये निकाला है द करंट इन वायर एक्स वाई इज 2 amperes. शाबाश, वेल डन, बिकॉज दे आर ऑल इन सीरीज. सो ये 2 एम्पियर करंट पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है. सो आपको यहां पे कर देना चाहिए. अब आप यूज कर रहे हो 4 वोल्ट, 4 वोल्ट इज ईएमएफ. सो आपको क्या यूज करना चाहिए, आपको यूज करनी चाहिए इक्वेशन ईएमएफ इज इक्वल्स टू आई टोटल आर टोटल. करेक्ट. सो ईएमएफ आपका 4 है, करंट आपका आई है, आई टी है, टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे निकालें, हमें तो नहीं मालूम क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ वायर हमें नहीं पता. लेकिन और ये छोटा कैपिटल आर भी नहीं पता. सिर्फ जो पता है वो ये है 0.35. तो मैं इसको 0.35 लिख देता हूं. मेरे साथ हो सारे. सो 4 इज इक्वल्स टू आई टी इंटू रेजिस्टेंस ऑफ वायर प्लस आई टी इंटू आर प्लस आई टी इंटू 0.35. मेक सेंस एवरीबडी? Now I don't know, actually I do know that the distance of the wire is 0.9. So मैं कर सकता हूं. So 4 is equals to 2 into 0.9 plus 2r plus 2 into 0.35. Solve. So 2 into 0.9 plus 2 into 0.35. 4 is equals to 2.5 plus 2r. So 2r will be equal to 4 minus 2.5. That is 1.5. So यहाँ से r की वैल्यू निकल आएगी 1.5 divided by 2, which is 0.75 ohms. Is this clear, everyone? Can you repeat? मुझे बताओ क्या रिपीट करना. हाँ सही कह रहे हो कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर पता है हमें 0.9 है. Done, guys? Are you with me to this stage? Brilliant. ये इन लोगों से पूछो जो ये पूछ रहा है कि how long does it take to prepare AS. ये सारे AS दे रहे हैं, इनसे पूछ लो कितना टाइम लगता है. अच्छा, पार्ट सी. फरहान खान, I don't understand this part. अच्छा फिर से देखो, गौर से देखो. तुम्हारा EMF is equals to I total R total फॉर्मूला है. EMF 4 है, टोटल करंट मेरे पास है. मुझे ये नहीं पता, मुझे रेजिस्टेंस ऑफ वायर पता है.
सही है, मैं इसको आर वायर लिख रहा हूं, मुझे इस आर की वैल्यू नहीं पता, इसको आर लिख रहा हूं, और ये जो रेजिस्टेंस है 0.35, इसको मैंने 0.35 लिखा। गॉट इट? मेक सेंस? 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा? 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि मेरा करंट कितना है, ये करंट आई टी की वैल्यू 2 है ना, सो 4 इज इक्वल टू 2 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ वायर 0.9 प्लस आर प्लस 0.35, इसको सॉल्व कर लो, आर की वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया? रेजिस्टेंस क्लियर हो गया सबको? 0.75 ohms. Does that make sense, everybody? Yes? आगे चलो, पार्ट सी पे आ जाओ। A cell of EMF 1.2 volts is connected to the circuit in B as shown in figure 5.2. अब उसने एक सेल ऑफ 1.2 वोल्ट भी कनेक्ट कर दिया। The connection P is moved along the wire XY. गैल्वेनोमीटर रीडिंग इज 0। अगर तुम लोगों को ये नल मेथड ना आए तो मेरी वीडियो जाके देख लेना, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, इसका मैंने ये 0 चीज समझाई हुई है। मुझे बताओ ये रीडिंग 0 क्यों आ रही है? मुझे ये बताओ कि इधर वोल्टेज कितना होगा कि ये रीडिंग 0 आ रही है, ये बताएं। व्हाट विल बी द वोल्टेज, व्हाट विल बी दिस वोल्टमीटर रीडिंग, व्हाट विल बी दिस वोल्टमीटर रीडिंग if this galvanometer is showing 0? ये बताएं। शाबाश। सेम होगा ना, एग्जैक्टली 1.2 वोल्ट ही होगा। सही है, और 1.2 वोल्ट कितनी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है? इतनी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। मेक सेंस? गॉट इट? अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं वोल्ट मीटर एक्स और वाई के बीच में लगाऊं, वो रीडिंग क्या आती? व्हाट वाज वी एक्स वाई? उसने दिया हुआ है क्वेश्चन में, व्हाट इज वोल्टेज एक्स वाई, पूरा वोल्टेज कितना था? व्हाट वाज वी एक्स वाई? ये गिवन है क्वेश्चन में। वी एक्स वाई इज 1.8। वी एक्स वाई कितना है? 1.8। एंड what is the full length of xy? The full length of xy is given a question में, वो निकालनी है। अच्छा, उसने कहा फुल लेंथ निकालनी है, ये क्वेश्चन मार्क है। Guys, you should know that voltage and length have a direct relationship. वोल्टेज और लेंथ का डायरेक्ट रिलेशन होता है। So V1 over V2 is equals to L1 over L2. Now जो आपका पहला वोल्टेज था 1.2 था, उसके लिए ये लेंथ थी, उसने शायद बताया है कि वो लेंथ XP कितनी है, वो लेंथ XP इज 0.3 मीटर्स। सो 1.2 इज इक्वल टू 0.3 डिवाइडेड बाय 1.8। जब आप पूरा एंड टू एंड वोल्टमीटर कनेक्ट करते हो तो वोल्टेज 1.8 आता है, लेंथ नहीं पता हमें कितनी है। सो लेंथ हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, लेंथ XY इज क्वेश्चन मार्क। सॉल्व करो इसको, यहां से लेंथ XY निकल आएगी। 1.8 into 0.3 divided by 1.2. Length XY turns out to be 0.45 meters. Make sense? Part 2. Basa, this is the last part. The fixed resistor is replaced by a different resistor of resistance which is greater than R. State explain the change, if any, that must be made to the position of P on wire XY so that the galvanometer reading is 0. सोचने वाला पार्ट है कि अब वो कहता है कि जो फिक्स रेजिस्टर है इसकी रेजिस्टेंस को तुम इंक्रीज करते हो। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, फिक्स रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को बढ़ाने से सर्किट में जो करंट है क्या वो बढ़ेगा या कम होगा? द करंट इन द सर्किट, विल दैट इंक्रीज और डिक्रीज? फिक्स रेजिस्टर की जब रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट इन द सर्किट, विल दैट इंक्रीज और डिक्रीज? शाबाश, डिक्रीज। सो पहला काम आपने लिखना है कि the current
in the circuit is less. As a result, मुझे ये बताओ कि ये जो वोल्टेज एक्स वाई था, जो वोल्टेज ड्रॉप था, क्या वो बढ़ेगा या कम होगा? वोल्टेज एक्स वाई is going to decrease. वो भी डिक्रीज होगा। जब यहां पे वोल्टेज एक्स वाई 1.8 की जगह अब 1.6 वोल्ट हो गया, 1.6 वोल्ट हो गया, तो मुझे ये बताओ कि अब क्या 1.2 वोल्ट इधर ही आएगा या आगे या जाके आएगा? सो फर्स्ट करो, ये 1.8 था यहां पे, इसका सेंटर क्या होगा? ये 1.8 है तो इसका सेंटर क्या होगा? 1.8 डिवाइड बाय 2, 0.9। ठीक है, अब अगर ये 1.6 वोल्ट हो गया तो इसका सेंटर क्या होगा? 1.6 डिवाइड बाय 2, 0.8। सो मुझे बताओ कि अगर मुझे वही वोल्टेज चाहिए जो पहले था, क्या मुझे पॉइंट पी को आगे लेके जाना पड़ेगा या पीछे टू गेट द सेम वोल्टेज? अब वो सेंटर में जो वोल्टेज है वो कम हो चुका है, मैं चाहता हूं कि वही वोल्टेज आए जो पहले आ रहा था। सो द आंसर टू दैट इज कि मुझे वो आगे लेके जाना पड़ेगा। सो द लेंथ एक्स पी should be increased. Or you could say that the point P should be moved towards Y. आगे। All right, perfect. So अब जल्दी से कुछ बातें, मुस्कान भी तुमने मुझे याद कराना है अभी एक बात। आप लोगों ने एक तो मुझे कहा है मैलिसिस लॉ, जो मैलिसिस लॉ का मैंने क्वेश्चन जो भी ढूंढ के लगाना है, मैलिसिस लॉ का मुस्कान वो पोलराइजेशन वाला सवाल जो है ना वो निकालना है, मैं सॉल्व करके आई जस्ट मेक अ शॉर्ट वीडियो फॉर देम एंड आई विल पुट इट अप ऑन द ऑन YouTube। सर VXY का वोल्टेज डिक्रीज क्यों होगा? बड़ा आपको मैंने बताया नहीं अभी कि करंट कम हो जाएगा बच्चे। जब करंट कम होगा तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएगा, बिकॉज आपको पता है ना कि वोल्टेज का फॉर्मूला होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, वायर की वो चेंज नहीं हो रही, करंट डिक्रीज कर रहा है इसलिए वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, सही है। एक हम फेज डिफरेंस का सवाल लगाते हैं, सो मुस्कान दो सवाल डाल रहे हैं, सही है। चले फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस। अब प्लीज कल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं करना, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया। जो जो बात मैंने करनी है बड़ी जरूरी है। कल तुम लोगों ने जब पेपर खोलना है, गौर से सुनना, कल तुम लोगों ने जब पेपर खोलना है तो पेपर के अंदर अंधाधुंध पहला सवाल नहीं शुरू कर देना। ओके, what you will do is you're going to scan the paper for 5 minutes, look at the paper for 5 minutes and identify the easiest question and start with the easiest question first. Please start with the easiest question first. अगर आप लोग मेरे सॉल्व पेपर्स देखोगे उसके अंदर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के बड़े सवाल मिल जाएंगे। ठीक है, सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज प्लीज कल पेपर में शुरू में पहला क्वेश्चन ना स्टार्ट करना, देखना कि सबसे आसान सवाल कौन सा, सबसे आसान सवाल पहले, फिर एंड पे मुश्किल सवाल की तरफ आना। यूजुअली रेडियो एक्टिविटी आसान होता है, सो रेडियो एक्टिविटी कुड बी अ क्वेश्चन दैट यू कुड स्टार्ट विद बिफोर। जो टॉपिक्स मैंने अभी आज छेड़े हैं वो वही टॉपिक्स थे जो आई फील के ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने आई वेंट थ्रू देम विद यू। बट डेफिनेटली राइट नाउ व्हाट यू शुड डू इज pick up your topicals, have a look at the difficult parts that you faced, और वो difficult parts जो हैं उनके notes बनाओ और उनको याद करो। इस टाइम पे याद करो कि वो difficult part था उसके अंदर मैंने क्या strategy याद करनी। ठीक है, या इसको कोई जवाब दे दे कि AS फिजिक्स तैयार करने में कितना टाइम लगता है।
आपको ये एक्सरसाइज तैयार करने के लिए 1 साल में कम से कम 2 से 3 दफा करनी है, अगर आपने सही इतना करना है। और अगर आपने पैनिक करना है तो आप 1 दफा करेंगे तो आप पैनिक कर रहे होंगे। ऑलराइट, चले, परफेक्ट गाइस, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह आई विल गिव यू शाउट आउट एट नाइट। अब मैं पेपर 5 वाले बच्चों को दावत दूंगा कि वो आए। आई एम गोइंग टू एंड दिस यूट्यूब लाइव एंड आई एम गोइंग टू रीस्टार्ट, बट दिस इज गोइंग टू बी फॉर पेपर 5 नाउ। बेस्ट ऑफ लक मेरे जवानों, एएस वालों, इंशाल्लाह तुम लोग छा जाओगे कल। अपने सुकून से पेपर करना, टेंशन नहीं लेनी। किसी पार्ट में फंस जाते हो, 2 मिनट से ज्यादा नहीं गुजारने, जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, एंड और जो पार्ट आसान है उसको स्लो नहीं करना, जो पार्ट आसान है उसको तेज करना है, टाइम बचाना है, टाइम कम होता है। सो जो पार्ट आसान है पहले स्कैन कर लिया, ढूंढ लिया आसान पार्ट, उसको स्पीड में करो ताकि जो पार्ट मुश्किल है उसके लिए तुम लोग को ज्यादा टाइम मिले। गॉट इट? दुआएं हैं, दुआएं ही दुआएं हैं इंशाल्लाह। डन, परफेक्ट, थैंक यू, टेक केयर एवरीबॉडी, बेस्ट ऑफ लक।